रेडियाई के बारे में बात कर रहे थे और तीन तरीके का रेडियाई हमने कल आपको बताया था, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डेर वाल्स रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमने कहा था कि एक डायग्राम बोर्स मॉडल जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक हल्का सा एलिमेंट्री आइडिया बोर्स मॉडल के बारे में दिया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आप न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं और जो सर्कुलर पाथ है जिसे ऑर्बिट का नाम दिया गया था वो साइज वाइज बड़ा होता जाता है। मतलब इन अगर इंक्रीज हो रहा हो तो रेडियाई भी इंक्रीज हो रहे हैं। फिर हम लोग पेरियोडिक टेबल के रेडियाई पे आए थे, तो हमने आपको बताया था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हो तो रेडियाई डिक्रीज होता है क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज होता है। जेड स्टार जो आपका था वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। आज हम लोग यह भी सीखेंगे कि यह निकालते कैसे हैं। आज जेड स्टार कैलकुलेट करने का विधि बताया जाएगा। कल हमने सिर्फ एक आइडिया दिया था, रेडियाई डिक्रीज करता है क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज होता है। फिर हम लोग टॉप टू बॉटम पे आए थे, तो हमने आपको बताया था कि एक्चुअली रेडियाई इंक्रीज करती है क्योंकि इन इंक्रीज होता है। इन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो भाई जरा पहले हम लोग जेड स्टार के बारे में बात करते। तो जेड स्टार का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर जेड इज योर एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा इज योर शेल्डिंग कांस्टेंट। कल हमने शेल्डिंग इफेक्ट भी डिस्कस किया था और हमने बताया था कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियस जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच उसी मोमेंट एक रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट होने लग जाता है। तो न्यूक्लियस की तरफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे होते हैं वो इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि उनके बीच में एक इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी एक्ट होने लगता है। तो शेल्डिंग इफेक्ट हमने आपको डिफाइन किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की इफेक्ट से प्रोटेक्ट करना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। दिस वन इज अ शेल्डिंग इफेक्ट। इसके कारण क्या होता है कि हम जितनी एक्सपेक्ट करते हैं कि रेडियाई डिक्रीज होना चाहिए, एक्चुअल उतना हमारा रेडियाई डिक्रीज नहीं होता। तो उसी चीज को हमने यहां शेल्डिंग कांस्टेंट बताया है। अब जरा हम लोग अगर इसे कैलकुलेट करने का वे सीख जाए तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जेड स्टार भी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो आइए जरा हम लोग इस शेल्डिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनसे आपको परिचित होइएगा। एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 2 8 1, दिस वन इज योर n, दिस वन इज योर n-1, दिस वन इज योर n-2। n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर बोर्स से आया हुआ है। बोर्स जब हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर हम लोग क्वांटम नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला पार्ट होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के बारे में आइडिया देता है। जो हमारा कोर होता है बिल्कुल बाहर वाला उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने n बता दिया, n-1 बता दिया, n-2 बता दिया। अब बोलता है शेल्डिंग कांस्टेंट। अगर आप n के लिए निकाल रहे हो तो ये 0.35 होता है। अगर आप शेल्डिंग कांस्टेंट n-1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो ये 0.85 होता है। ये पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर शेल्डिंग कांस्टेंट आप n-2, n-3, n-4 डॉट डॉट के लिए निकाल रहे हो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 पर इलेक्ट्रॉन। ये शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास। अब आइए जैसे हम लोग लिथियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2 1। अब अगर आप आ जाओ तो दिस वन इज योर
n and this one is your n-1. इसी इलेक्ट्रॉन को we have to protect. इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला बचाएगा और ये वाला n-1 है. दैट इज वाई सिग्मा इज योर 2 into 0.85, क्योंकि n-1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 0.85 है. टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यह कैलकुलेटेड नहीं होगा क्योंकि इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने न्यूक्लियस की इफेक्ट से बचाया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है. दैट इज वाई इस पर इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला यह इनर 2 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हमने सिग्मा इसके कारण कैलकुलेट किया. इसे आप कैलकुलेट करोगे 1.70 आएगा. अगर हम Z स्टार निकाले तो Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा इज इक्वल टू Z लिथियम एटॉमिक नंबर 3 माइनस 1.70 is equal to 1.30. This one is your effective nuclear charge. हमने कैसे कैलकुलेट किया है, इन चीजों को हमने बहुत केयरफुली अभी ऑब्जर्व किया. अब जरा हम लोग कुछ अदर्श के लिए फाइंड आउट करते हैं कि Z स्टार क्या होगा. तो हम लोग इस चीज को यहां से रिमूव करते हैं और लिथियम, बेरिलियम, लिथियम के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, बेरिलियम के लिए, सोडियम के लिए, एक्सेट्रा के लिए कैलकुलेट करते हैं. हम लोग लिखते हैं 4 बेरिलियम. सिंपल कॉन्फ़िगरेशन 2 2. This one is your n, this one is your n-1. इस 2 को अगर आप स्प्लिट करो तो 1 और 1. S2. अच्छा, ये सपोज कर लीजिए इस पर आपका शील्डिंग इफेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. तो फॉर दिस इन और इसके लिए n-1, तो Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू n एक इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35. अभी आपने पढ़ा है n के लिए एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 0.35. यहां पे आ जाइए प्लस 2 इंटू n-1 0.85 इज इक्वल टू 0.35 प्लस 1.70 is equal to 2.05. Z star is equal to 4 minus 2.05 is equal to 1.95. जरा हम यहां लिखे तो आपने लिथियम देखेंगे. लिथियम के लिए जो Z स्टार आया था वो 1.30 था. बेरिलियम के लिए जो आपका आया है ये 1.95 आया है. एक और एग्जांपल देख ले, फिर उसके बाद हम लोग जो कल बताए थे कि Z स्टार बढ़ने के कारण रेडियाई डिक्रीज होती है, जरा उसे भी यहाँ पर उस जो कल की स्टेटमेंट थी अपनी Z स्टार कैलकुलेशन के बाद मैच करते हैं कि क्या हमारी दोनों स्टेटमेंट मैच हो रही है या नहीं हो रही है. नेक्स्ट हम लोग 5 बोरोन के लिए फाइंड आउट करते हैं. बोरोन 2 3 1s2 2s2 2p1. अब इस 3 को अगर आप ब्रेक करो तो 1 इस पर शेडिंग कांस्टेंट लगना है.
हम लोग सिग्मा निकाले इज इक्वल टू 2 इंटू या 2 या n है या n-1 2 इंटू 0.35 प्लस n-1 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 इज इक्वल टू 0.70 प्लस 1.70 इज इक्वल टू 2.40 Z स्टार इज इक्वल टू 5 माइनस 2.40 इज इक्वल टू 2.60। सिमिलरली कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के एक्सेट्राज हम Z स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज अब आपने यहां बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा कि Z स्टार इंक्रीज होता है, और कल हमने आपको बताया कि अगर Z स्टार इज इक्वल टू होता है अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स, और अगर Z स्टार इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स या तो मैग्नेट्यूड वाइज बड़ा हो रहा है या तो रिपल्सिव फोर्स मैग्नेट्यूड वाइज कम हो रहा है। यह बढ़ रहा है तो इधर ये इंक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा समवट मोर अट्रैक्ट होंगे और रेडियाई डिक्रीज होगा। बच्चों के मन में एक बड़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि सर चलो ठीक है, आपने लेफ्ट टू राइट में Z स्टार का कॉन्सेप्ट बता दिया कि Z स्टार इंक्रीज होता है तो रेडियाई डिक्रीज होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें पता है कि रेडियाई इंक्रीज होती है, मतलब Z स्टार डिक्रीज होगा। क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या? क्यों नहीं? तो आइए, क्या ये फॉल्स है? एक्चुअली रेडियाई बढ़ने का रीजन इंक्रीज होता है। मतलब एक चीज आपको और आइडिया मिला कि इन और Z स्टार में हमें इनको प्रेफर करना है, Z स्टार प्रेफर नहीं करना है। जैसे अगर आप यहां आ जाइए तो यहां देखिएगा 2 1 2 2, नेक्स्ट आ जाइए 2 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। मतलब इफ n रिमेन्स कांस्टेंट तो हम लोग Z स्टार के आइडिया से रेडियाई को अरेंज करते हैं। तो बच्चा बोला कि चलो सर ठीक है, जरा सोडियम का Z स्टार कैलकुलेट करके बता दो कि सोडियम का Z स्टार क्या आता है। हम बोले आइए देखते हैं। सोडियम 11 2 8 n-1 n-2। इस इलेक्ट्रॉन पर शेडिंग के कांस्टेंट अप्लाई होते हैं। तो आइए जरा हम लोग सिग्मा निकालते हैं। इसे तो अब छोड़ देना है क्योंकि इस पर तो शेडिंग का कॉन्सेप्ट ही लगना है। तो n-1 8 इलेक्ट्रॉन के कारण 0.85 इंटू 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 1। मल्टीप्लाई किया 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 4 68 प्लस 2 इज इक्वल टू 8.8। Z स्टार कैलकुलेट कर रहे हैं इज इक्वल टू 11 माइनस 8.80 इज इक्वल टू 2.20।
मतलब एक चीज आपने ऑब्जर्व क्या किया कि अगर हम लोग नीचे आ रहे हो तो हमारा जेड स्टार लिथियम के रिस्पेक्ट में सोडियम का जेड स्टार इंक्रीज हो गया, लेकिन रेडियाई में जेड स्टार तो बढ़ रहा है, तो रेडियाई भी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि अगर आप सपोज कर लो रेडियाई फाइंड आउट कर रहे हो तो जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो हमारा इन होता है। मतलब हमें पहले इन देखना है, हमें पहले जेड स्टार नहीं देखना है। पढ़ा जाए कल दो चीजें हमने और आपको बताया था कि अगर हम कोवलेंट रेडियाई मेजर कर रहे हो लाइट एटम्स के लिए, जैसे सपोज कर लीजिए H2 गैसियस सिंगली बॉन्डेड, या A या B। अगर आप देखिए तो ये किसी एक रेडियाई एक सर्कल का डायमीटर है पूरा AB, दोनों आइडेंटिकल एटम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रेडियाई और इसकी रेडियाई इक्वल होगी। तो ये वाला और ये वाला अगर आप इन दोनों को टोटल कर दो तो ये किसी एक सर्कुलर शेप जो आपका बना हुआ है उसके डायमीटर को ये रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस वन इज योर बॉन्ड लेंथ। तो D of HH bond length is equal to A, and radii of each atom from H2 is equal to AB by 2। यह जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड होता है ये 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इज इक्वल टू 0.74 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.37 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक चीज और हमें पता लगा कि अगर हमें रेडियाई निकालना हो तो हम बॉन्ड लेंथ का एवरेज कर दे डायटोनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, वो सिमिलर अगर हैं तो हमें एटम की रेडियाई ऑब्जर्व हो जाएगी। कुछ और हम लोग जरा डेटा को देखें तो आइए एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। टच है Cl Cl Cl2 gaseous, this one is your X Y, तो bond length of Cl2, this one is your bond length is equal to XY, और ये एक्सपेरिमेंटली 1.76 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर हम लोग रेडियाई ऑफ Cl एटम निकाले तो दिस वन इज योर 1.76 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, डिवाइड हमने किया 0.88 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए हमारे पास H का और हमारे पास Cl का रेडियाई मिला हुआ है, तो अगर हम चाहे तो HCl का बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। HCl M D of HCl is equal to
D of HCl is equal to R of H plus R of Cl is equal to R of H is 0.37 angstrom plus R of Cl is equal to 0.88 is equal to अभी हमें और स्टेटमेंट नहीं देखे, हमने डी ऑफ HCl निकाला है अपनी दो नोन डेटा से। अभी हम आपको एक और इंफॉर्मेशन देंगे, जरा उन चीजों को केयरफुली सुनिएगा। पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले हम लोग जरा ये स्टेटमेंट in covalent compounds singly bonded or diatomic, if there is electronegativity difference among two bonded atoms, it is somewhat ionic। आगे पढ़ेंगे काजान स्कूल में। एंड देन कैलकुलेटेड रेडियाई इज समवट शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। क्या बोला गया, जरा पहले हम अपनी स्टेटमेंट को अगेन रिपीट कर लें। अगर एक कोवलेंट कंपाउंड जो डाई एटॉमिक हो और सिंगली बॉन्डेड हो, लेकिन दोनों बॉन्डेड एटम के बीच अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अकर हो रहा हो, तो बोलता है कि उस बॉन्ड का समवट कैरेक्टर आयोनिक हो जाता है, और तब जो आप इस फॉर्मूले से उसकी बॉन्ड लेंथ निकालते हो वो समवट शॉर्टर होता है देन जो हम आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसी बात है कि फिर इसका एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो इसके एक्चुअल बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था। तो हम लोग जरा उस फॉर्मूले को देख लें। तो क्या है वो फॉर्मूला, तो D of AB, if there is electronegativity difference among A and B, D0 bond length H और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो हमने जस्ट ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से हम लोगों ने D of HCl कैलकुलेट करना चाहा, लेकिन हमने उसी मोमेंट पे बताया कि अगर एक कोवलेंट कंपाउंड जो डायटोमिक हैं, इनमें अगर दो बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अकर हो रहा हो, तो आप जो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हो वह थोड़ा छोटा होता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि तब जो इनकी हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, वो बॉन्ड लेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला लगाता है R of A रेडियाई A का प्लस रेडियाई B का माइनस 0.09
electronegativity of A minus electronegativity of B. या जो काई माइनस काई बी हमने लिखा है वेयर दिस, ये जो एक्स ए लिखा हुआ है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ, आगे जानेंगे। ये ऑलवेज नॉट में लिया जाता है, मतलब आप काई बी माइनस काई ए कर दो या काई ए माइनस काई बी कर दो, इसको आपको पॉजिटिवली रखना है। मान लीजिए कि इतना आ गया, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो जो हमारा करेक्ट होता है वो d of HCl is equal to radii of H plus radii of Cl minus 0.09 pi of H minus pi of Cl. आगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे आएंगे। अभी तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे आएंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन के ऊपर हीलियम, इसे सीरीज से हटाते हैं क्योंकि ये तो वैन डर वाल्स रेडियाई से कर दिया। सोडियम के आरबी CS फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, छोड़ रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगेन एसिटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई कमता है, मतलब ये ग्रुप ये रेडियाई लाउंसर, उसमें सबसे मैक्सिमम सीजन, क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे रेडियाई इंक्रीज होता है। रेडियाई कमता है, इसकी रेडियाई स्मॉलर है। टॉप टू बॉटम आने पे रेडियाई बढ़ता है, मतलब ये सबसे स्मॉलर। मतलब याद रखिएगा कि हमारा जो पेरियोडिक टेबल है उस पेरियोडिक टेबल में सीजियम सबसे मैक्सिमम रेडियाई और फ्लोरीन सबसे स्मॉलर रेडियाई। एक सेकेंड बात याद रखिएगा कि बॉन्ड बिकम्स मल्टीपल, रेडियाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ होता क्या है? दो इंडिविजुअल रेडियाई का समेशन।
बॉन्ड लेंथ ए ए डी ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ ए प्लस रेडियाई ऑफ ए। जिसको हम लोग एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं। If bond becomes multiple, bond length decreases या oblique radii decreases। समझे जरा बातों को। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हम लोग इन 3 एग्जाम्पल्स में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्बन हमारा ट्रिपली बॉन्डेड है वो कार्बन सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ को कंटेन कर रहा होगा और जो सिंगली बॉन्डेड है वो हमारा सबसे मैक्सिमम आएगा। तो आइए जरा बॉन्ड लेंथ देख ले। इसका बॉन्ड लेंथ 1.60 एंगस्ट्रॉम, इसकी बॉन्ड लेंथ 1.30 एंगस्ट्रॉम। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्यूरेट हो सकता है, थोड़ा बहुत मिसमैच आपका हो रहा हो डेटा, लेकिन बॉन्ड लेंथ का ये डेटा हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब बोलता है कि अगर हमें रेडियाई निकालना हो तो रेडियाई निकाल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही 1.60 by 2, 1.30 by 2, 1.20 by 2 is equal to 0.80 एंगस्ट्रॉम। रेडियाई कार्बन एटम का सिंगली बॉन्डेड जब है तब 0.65 एंगस्ट्रॉम। रेडियाई ऑफ कार्बन एटम जब डबल बॉन्डेड है और रेडियाई ऑफ कार्बन एटम जब ये ट्रिपली बॉन्डेड है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बॉन्डिंग में प्रूफ भी मिलेगा कि ऐसा होता क्यों है। आइए अब जरा एक एग्जांपल से करें। एक एग्जांपल, if bond length of carbon single bond chlorine, if bond length of carbon single bond chlorine is equal to, डेटा मैं आपको दे रहा हूं, if bond length of carbon single bond chlorine is equal to 1.76 angstrom in CCl4, if bond length of carbon singly bond chlorine is 1.76 angstrom in CCl4, find radii of carbon। In CCl4 D of is equal to radii of carbon plus radii of, अभी हमने कहीं कैलकुलेट किया था, रेडियाई ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1.76 डिवाइडेड बाय 2, .88 एंगस्ट्रॉम। जस्ट अभी हमने अर्लियर कहीं कैलकुलेट किया है। तो आ जाइए,
arrange the radii of carbon, nitrogen, silicon, phosphorus। जरा इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करें, इसकी रेडियल कैसे है। तो आइए पहले जरा पीरियोडिक टेबल में हम लोग पोजीशन देख लिए। तो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। इस साइड अगर आप जाते हो तो रेडियल डिक्रीज होता है, और अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो रेडियल इंक्रीज होता है। इतना तो यहाँ पे कंफर्म है कि कार्बन बड़ा है नाइट्रोजन से, और यहाँ आपको बड़ा है पता है कि सिलिकॉन बड़ा है फॉस्फोरस से। और एक चीज आपको और पता है कि सिलिकॉन बड़ा है कार्बन से, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और पता है कि फॉस्फोरस बड़ा है नाइट्रोजन से। अब जरा बताएं कि हमें इन चार चीजों को अरेंज करना है, या अरेंज नहीं हो जाएगा तो सिलिकॉन सबसे बड़ा, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। यह करेक्ट रेडियाई का पैटर्न है हमारे पास। एक जरा हम लोग और शेडिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दीजिएगा फाइंड Z स्टार फॉर दो, 8, 18, 18, 8, 1 LiNA रुबेडियम सीज़ियम। Li का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 18, 37, 18, 55 एटॉमिक नंबर है। 8 और 2 10, 18 और 18 36 और 10 46, 8 54, 1 55। n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5। इसको तो प्रोटेक्ट ही करना है, दैट इज वाई इसे छोड़ते हैं। इसके लिए 0.85, बाद बाकी सारे के लिए 1। सिग्मा इज इक्वल टू 8 इंटू 0.85 प्लस, ये अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 18, 18, 36, 36 और 8 44, 44 और 2 46, 46। हम लोगों ने रेडियाई का जो पीरियोडिक टेबल का प्रिंटर था वो आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में रेडियाई ऑफ केटाइंस, रेडियाई ऑफ एनायंस, केटाइन का रेडियाई क्या होता है, एनायन का रेडियाई क्या होता है, और फिर कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे।